दोस्तों, इस समय तुर्की और अफगानिस्तान एक बड़े मेडिकल संकट से गुजर रहे हैं। यहां दवाइयों और जरूरी मेडिकल सप्लाई की भारी कमी देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं है। मरीजों को एक साधारण दवा के लिए भी कई कई जगह भटकना पड़ रहा है। तुर्की के डॉक्टर संगठनों ने भी चिंता जताई है कि अगर सप्लाई जल्दी ठीक नहीं हुई तो हेल्थ सिस्टम पर बड़ा असर पड़ सकता है। तुर्की में इस संकट के पीछे कई वजह बताई जा रही है। सबसे बड़ी वजह है विदेशों से आने वाली दवाओं की सप्लाई में कमी। तुर्की लंबे समय से सस्ती जेनरिक दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा है, खासकर भारत पर। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ बड़ी मात्रा में बनती है। तुर्की भी हर साल भारत से करोड़ों डॉलर की दवाइयाँ खरीदता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और तुर्की के रिश्तों में ठंडापन देखने को मिला है। जब तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दगन ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया तो भारत में इसे आंतरिक मामलों में दखल माना गया। इसके बाद दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ना शुरू हुआ, खासकर दवा व्यापार में गिरावट देखने को मिली। आंकड़े बताते हैं कि पहले भारत से तुर्की को बड़ी मात्रा में जेनरिक दवाएं भेजी जाती थी, लेकिन अब ये सप्लाई कम हो गई है। इसी बीच भारत ने अपनी दवाइयों का फोकस दूसरे देशों की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, खासकर अफगानिस्तान की ओर। अफगानिस्तान में दवाइयों की भारी जरूरत है और वहां भारत की दवाइयों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ हेल्थ सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। दवाइयों की सप्लाई के साथ साथ वहां अस्पताल, क्लिनिक और मेडिकल सुविधाएं मजबूत करने की भी योजना है। इससे भारत को नया बाजार मिल रहा है और अफगानिस्तान को जरूरी मदद भी मिल रही है। तुर्की के सामने अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे सस्ती दवाइयों का विकल्प नहीं मिल रहा। यूरोप से दवाइयां मिल तो रही है, लेकिन वह काफी महंगी है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है क्योंकि इलाज का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले ही महंगाई और मुद्रा संकट से जूझ रही है। ऐसे में महंगी दवाइयों लोगों के लिए और मुश्किल पैदा कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी तुर्की की ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वहां खुद आर्थिक संकट चल रहा है। ऐसे में तुर्की के पास सीमित विकल्प बचे हैं। यही कारण है कि वहां मेडिकल संकट धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। दूसरी ओर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सीमा तनाव ने एक नई कहानी शुरू कर दी है और इस बार फायदा भारत को मिल सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक रास्ते बंद होने से दवाइयों की भारी कमी हो गई है। ऐसे में भारत के सामने लगभग 200 मिलियन डॉलर यानी करीब 1600 करोड़ रुपए का बड़ा फार्मा मौका खुल गया है। दरअसल पाकिस्तान ने 2025 में अफगानिस्तान से जुड़े दो सबसे अहम बॉर्डर क्रॉसिंग तोरखाम और चमन बंद कर दिए थे। ये रास्ते अफगानिस्तान के लिए जीवन रेखा जैसे थे क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है, यानी उसके पास समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है। ज्यादातर सामान इन्हीं रास्तों से आता जाता था। रास्ते बंद होते ही दवाइयों और जरूरी सामान की सप्लाई लगभग रुक गई। अब इस संकट के समय भारत ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत अफगानिस्तान को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां देने की तैयारी कर रहा है। भारत की दवा कंपनियां दुनिया भर में जेनरिक मेडिसिन के लिए जानी जाती है, इसीलिए अफगानिस्तान के लिए ये एक भरोसेमंद विकल्प बन गया है। भारत सरकार के तहत काम करने वाली संस्था फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी फार्मेसिल ने अफगान सरकार के साथ बातचीत भी की है। इस बातचीत में अफगानिस्तान में लैब बनाने, वहां की दवा फैक्ट्रियों को अपग्रेड करने और तकनीकी मदद देने पर चर्चा हुई। मतलब सिर्फ दवाइयां भेजना ही नहीं, बल्कि वहां के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने की भी योजना है। भारत अभी इस मामले में सावधानी से कदम उठा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को दुनिया के ज्यादातर देशों ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। फिर भी मानवीय आधार पर कई देश वहां मदद पहुंचा रहे हैं। भारत भी बिना राजनीतिक बयान दिए चुपचाप लोगों की जरूरत पूरी करने की रणनीति अपना रहा है। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने 2025 तक कुल 30 अरब डॉलर से ज्यादा की दवाइयां दुनिया को निर्यात की। इसमें अफगानिस्तान का हिस्सा करीब 108 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल से 20% ज्यादा था। यानी पहले से ही अफगानिस्तान में भारतीय दवाइयों की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब ये और बढ़ सकती है। हाल ही में अफगानिस्तान के कई बड़े नेता भारत आए और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इसमें भारतीय दवाइयों, हर्बल मेडिसिन और हेल्थ प्रोजेक्ट पर साझेदारी बढ़ाने की बात हुई। भारत पहले से ही अफगानिस्तान में कई अस्पताल
और हेल्थ सेंटर बना चुका है, जैसे काबुल में अस्पताल, कैंसर सेंटर, ट्रॉमा सेंटर और कई मातृत्व क्लिनिक। यानी भारत सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा बल्कि वहां की जनता की मदद भी कर रहा है। एक और दिलचस्प बात, इलाज के लिए अफगानिस्तान के लोग बड़ी संख्या में भारत आते हैं। 2024 में इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी मरीजों में लगभग 8% अफगान नागरिक थे। इससे साफ है कि अफगानिस्तान भारत की हेल्थ सेवाओं पर भरोसा करता है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की को लेकर एक नई रिपोर्ट भी सामने आई। रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि पाकिस्तान अब एक कमजोर और अस्थिर देश बन चुका है, जबकि तुर्की दुनिया में इस्लामिक कट्टरता का एक नया केंद्र बनकर उभर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ ग्रे जोन वॉर यानी छिपी हुई रणनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऐसी लड़ाई होती है जिसमें सीधे युद्ध नहीं होता, लेकिन साइबर अटैक, प्रोपेगेंडा, आतंकी गतिविधियां और अंदरूनी अशांति फैलाकर दुश्मन को कमजोर किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाला पाकिस्तान अब खुद फैसले लेने वाला देश नहीं रह गया, बल्कि चीन और कुछ खाड़ी देशों के हाथों का मोहरा बन गया है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान को एक जहरीली नोक वाले खंजर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भारत को लगातार नुकसान पहुंचाया जा सके। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को कतर, तुर्की और सऊदी अरब से मदद मिलती है और बदले में ये देश अपने हित पूरे करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में बांग्लादेश का भी जिक्र किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान ने 2024 में बांग्लादेश के छात्र आंदोलन को समर्थन देकर वहां अस्थिरता बढ़ाने की कोशिश की। कहा गया है कि इसका मकसद भारत को दो तरफ से घेरना था, एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जरिए दबाव। हालांकि अब बांग्लादेश में चुनाव के बाद लोकतंत्र धीरे धीरे पटरी पर लौटता दिख रहा है, लेकिन रिपोर्ट का दावा है कि पाकिस्तान की कोशिशें अभी भी जारी है। तुर्की को लेकर भी रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि रिसेप तैयब अर्दोगन की नीतियों के कारण तुर्की 21वीं सदी में कट्टरता फैलाने का इंजन बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की भारत के मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप देता है, लेकिन असली मकसद उन्हें शिक्षा देना नहीं बल्कि अपनी विचारधारा से प्रभावित करना है। दावा किया गया है कि तुर्की भारत के लगभग 20 करोड़ मुसलमानों पर असर डालने की कोशिश कर रहा है। इस स्थिति को देखते हुए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत को तुर्की के खिलाफ जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोसिटी की नीति अपनानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर कहा गया है कि अगर तुर्की भारतीय छात्रों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता है तो भारत को कुर्द छात्रों को अवसर देना चाहिए ताकि वे अपनी पहचान और अधिकारों से जुड़ी पढ़ाई और कौशल विकसित कर सके। इससे तुर्की पर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह संप्रभु देश नहीं रह गया है। उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता ने उसे बाहरी ताकतों पर निर्भर बना दिया है। चीन, तुर्की और कुछ खाड़ी देश अपने रणनीतिक हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ रहा है। अंत में रिपोर्ट पाकिस्तान के इतिहास का जिक्र करती है। इसमें कहा गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश के रूप में पाकिस्तान बनाया था, लेकिन आज वही देश नफरत, आक्रामकता की छवि से जुड़ गया है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि अगर दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखनी है तो भारत को इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा और अपनी सुरक्षा तथा कूटनीतिक दोनों को मजबूत करना होगा। सीधी और आसान भाषा में समझे तो ये रिपोर्ट भारत के खिलाफ चल रही छिपी रणनीतियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की चेतावनी देती है। हालांकि इन दावों की सच्चाई और अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि क्षेत्रीय राजनीति अब पहले से ज्यादा जटिल और संवेदनशील हो चुकी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की से आई इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।